नमस्कार दोस्तों। आज सीईटी का आपकी 12th स्टैंडर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो अध्ययन बोर्ड ने जारी किया है। और कुछ दिन पहले आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया था और उसके फॉर्म भी चल रहे हैं, शायद लास्ट तारीख 21 है। तो आपके लिए खुशखबरी है और आप 12th स्टैंडर्ड की जो इसमें वैकेंसीज है उनके लिए आपके एक कॉमन पात्रता परीक्षा होगी। और इस अपन सीईटी की बात करेंगे कि उस सिलेबस में इस सिलेबस में क्या डिफरेंस है और इसके अंदर सीईटी के अंदर कौन कौन से जो आपके आगे की भर्तियां हैं वो शामिल की गई इसमें। और तमाम प्रकार की जानकारी इस अपन एडवर्टाइज के माध्यम से आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और बाकी पैटर्न वो का वो है, जैसे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपके 1 साल की जो वैलिडिटी थी तो वो सेम टू सेम यहाँ पर भी है। और साथ में एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने जारी कर दी है, तो आप तैयारी में अच्छे से लग जाइए। सिलेबस थोड़ा सा कह सकता हूँ काफ़ी बड़ा है, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे भी। तो देखिए आते हैं, देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर मोटा मोटा अपन देखें तो इसके अंदर जो आपकी सर्विस इसके अंदर जो शामिल की गई है उसमें अपन बात करें तो देखिए आप देख सकते हो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, जिसमें आपके वनपाल इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा केंद्र आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, इसकी आपके छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसीज है पद है वो शामिल किया गया है। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्ग सेवा की बात करें तो यहाँ पे आपका लिपिक ग्रेड 2 शामिल है। और राजस्थान सब ऑर्डिनेट कार्यालय के अंदर जो लिपिक की सेवा उसके अंदर अपन कनिष्ठ सहायक की बात करें ये भी है। और इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर आपका लिपिक ग्रेड 2, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा केंद्र आपका जो जमादार ग्रेड 2 का पद है। और बहुत बड़ी बात है, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा का जो कांस्टेबल एग्जाम है तो वो भी इस सीईटी के दायरे में है। तो आप इतनी वैकेंसीज है, भविष्य के अंदर जो भी आपके एग्जाम होंगे सीईटी आपको एक बार इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है उसमें आप बैठ पाओगे, ठीक है। तो ये कॉमन पात्रता परीक्षा है, अपन कह सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो समान पात्रता परीक्षा है और इसको पास करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप आगे की जो प्रोसेस है एग्जाम के तो उसके अंदर आप बैठ पाओगे, ठीक है। तो मोटा मोटा अपन को सबसे पहले सर्विस का आपको ध्यान रखना, ये पद इसके अंदर शामिल है। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 12th का एग्जाम दिया है और ग्रेजुएशन उसकी चल रही है तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आराम से अच्छे से तैयारी करिए, सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से तैयारी करोगे, साथ में आपके आरएस प्रीलिम्स की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस सिलेबस से आपके जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला वो भी काफ़ी मैच कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको एक बढ़िया लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं और क्या क्या इसमें है। अब देखिए समान पात्रता परीक्षा, इसके संबंध में जो सामान्य आपके जो काम की चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बाकी आप सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। बाकी आपके जो इसके अंदर रूल रेगुलेशन जो शैक्षणिक अर्हता आयु संबंध में ये सारे उसी के जैसे है, अलग से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन की बात करें वही आपके जो एसएसओ पोर्टल पे जो ओटीआर है उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। और बाकी इसमें जो अलग चीज़ है वो अपन डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा आप देख सकते हो वेबसाइट पे आपके इसकी सिलेबस के संदर्भ में, और ये आपका परीक्षा शुल्क संबंधित बातें हैं। और इसके अलावा इसके अंदर आपके सामान्य निर्देश हो गए, ये सारे आपके रजिस्टर वगैरह। अब देखो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए आपको मोटा मोटा देखिए, एक तो आयु सीमा की अपन बात करें तो आयु सीमा आपके मोटा मोटा 18 से 40। उसके अलावा आपके जो अलग वर्ग है उसमें भी कुछ छूट का भी प्रावधान कर रखा है। और योग्यता आपको पता है 12th है। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको एक एडिशनल डिग्री भी चाहिए, ठीक है। RSCIT यदि आपके कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपके कुल मिलाकर 12वीं प्लस आपके RSCIT, ठीक है, ये आपके रहेगी इसमें शैक्षणिक योग्यता। और आयु के अंदर आपको पता है 18 से 40 मैंने बता दिया। इसके अलावा जो भी आपके जहाँ पे SC ST और OBC के अंदर जो छूट है वो अलग अलग दे रखी है। इसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो आपके 12th जिसने अभी की है तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आवेदन आपके 12/10/22 से आपके 11/11/22 तक चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा परीक्षा आयोजन आपको बता दूं, परीक्षा की डेट दे रखी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पूरी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको आगे एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए। तो देखिए एग्जाम आपके 18/2/2023, 19, उसके बाद में 25 और 26, 4 दिन चलेंगे, ठीक है। 4 दिन एग्जाम होंगे। और इसके संदर्भ में देखो परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो आपको नॉर्मलाइजेशन जो कार्रवाई है वो बोर्ड अपनाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब फॉर्म ज़्यादा आएंगे तो एक बार में तो परीक्षा आयोजित कराना थोड़ा सा एजेंसीज के लिए टफ है। तो इस हिसाब से 2-3 एग्जाम होंगे तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा का आयोजन है। उसके बाद में इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ें है नहीं।
बाकी वो का वो आपको 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी और बार बार आप इसमें सुधार के लिए एग्जाम में बैठ सकते हो। ये आपके बाकी चीज़ कॉमन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल था उसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इसी में भी आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में अपन मोटा मोटा इसकी जो परीक्षा स्कीम है उसकी बात करें। देखो काम की चीज़ ये है, बाकी चीज़ें तो आप खुद भी इसको डिस्कस कर सकते हो। अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका परीक्षा स्कीम। अब देखो परीक्षा कैसे होगी। देखिए सबसे पहले अपन विषय विवरण की बात करें तो विषय विवरण में आपने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ठीक है। इसके अलावा भारत और राजस्थान का भूगोल और राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी आपको राजस्थान का भी पढ़ना है और इसके साथ में आपको इंडियन पॉलिटी भी अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान की आपके अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, इसके अलावा आपके तार्किक विवेचन और इसके साथ साथ मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स। तो मोटा मोटा देखो तो आपका जो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो है। हो सकता है कुछ टॉपिक यहाँ पे अलग हो, लेकिन अपन आज देखेंगे टॉपिक अलग है कैसे क्या है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो प्रश्नों की संख्या आपके 150 है और कुल जो मार्क्स है वो आपके कितने 300 और 3 घंटों का आपका रहेगा पेपर। और सभी प्रश्न आपकी बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों का अंक समान है और इस परीक्षा के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी प्रश्न आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। अब सीईटी का है उसमें थोड़ा सा प्रश्नों का जो लेवल है वो हो सकता थोड़ा हाई हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेशल दिया है कि सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी के आपके स्तर के होंगे। अब देखिए अपन इसको अलग अलग देखें पाठ्यक्रम को। सबसे पहले राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति। आपको बता दूं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के अंदर मेरे हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी सीईटी का है ना, आपकी ग्रेजुएशन लेवल का सेम टू सेम है। प्राचीन सभ्यता आपको सारी नहीं पढ़नी, कालीबंगा, आहड़, गणेश और बालाथल और बेराट, ये 4-5 आपको सभ्यता पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना आप राजवंश आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे, ठीक है। मेवाड़ पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा मारवाड़ भी पढ़ना, बीकानेरी, सारे राठौड़ वंश वगैरह ने कस्बा सब पढ़ने पड़ेंगे। उसकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था आपको, ठीक है। और इसके सांस्कृतिक जो आयाम है वो भी। इसके अलावा आपकी स्थापत्य कला की मैं बात करूँ तो इसमें आपके किले हैं, इसके अलावा आपकी स्मारक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प है। और स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, राष्ट्रीय जन जागरण है, आपका प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का जो इंटीग्रेशन वो भी पढ़ना, बोलियां हैं, साहित्य है। ये कुल मिलाकर के आपकी मोटा मोटा देखा जाए तो राजस्थान अपन आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो जनरली चीज़ें हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो वो का वो है। कोई हो सकता है 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो, कोई ज़्यादा इसमें अलग नहीं है, ठीक है। भारत में राजस्थान का भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर भी आपके मोटे मोटे वही है। जैसे भारत के अपन भूगोल की बात करें तो देखिए पर्वत पठार, मरुस्थल मैदान आपके आरएस के सिलेबस में भी इस प्रकार से दे रखा है, तो आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा बांध है, झीलें हैं, सागर है, वन्य जीव और अभ्यारण्य। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आपकी क्लाइमेट है, वनस्पति है, मृदा है, नदियां हैं, बांध, झीलें, सेम टू सेम। प्राकृतिक खनिज संसाधन है, वन संपदा है, ठीक है, पशु संपदा है, वन्य जीव, अभ्यारण्य। इसके अलावा जनसंख्या आपके दे रखा, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजाति और राजस्थान के अंदर टूरिज्म। तो मोटा मोटा आपके हर एग्जाम के अंदर आपका राजस्थान भूगोल का जो सिलेबस है वो कब दिया। इसके अलावा आपके राजस्थान विशेष बल के साथ आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए आपको पूरा संविधान पढ़ना है, संविधान की प्रकृति, इसके अलावा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की आपके नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था ये थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, ये सारे आपके छोटे छोटे आयोग हैं, ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है, इसको पढ़ना। और इसके अलावा आपका लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसमें आपके पंचायती राज वगैरह इनको आपको डिस्कस करना। इसके अलावा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कृषि वाला पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जैसे फरवरी के अंदर जो एग्जाम होगा तो उससे पहले आपका शायद मेरे हिसाब से राजस्थान का नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो आप उस एक नए इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से वहाँ से काफ़ी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे है ना, यहाँ मोटा मोटा आपको दे रखा है, ठीक है, ये सारी की सारी योजना वगैरह आपके पूरा इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। उसमें से भी आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एवरीडे साइंस की बात करें, देखो आपकी जो विज्ञान है तो विज्ञान को कहीं ना कहीं आपको पता है राजस्थान बोर्ड के अंदर पहले आपके साइंस की किताबें चलती थी, बोर्ड की, बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ 2012 से पहले। उसमें आपके साइंस की 2 किताबें अलग अलग हुआ करती थी, उसमें से कई टॉपिक सीधे उठाए गए। आप देख सकते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, धातु है तत्व, ये बहुत पुराने मतलब सिलेबस में है, कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु वो इसके प्रमुख यौगिक है। इसके अलावा कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक और प्रकाश परावर्तन उसके नियम है, ये पूरे उसी पुरानी किताब से लिया हुआ सारे का सारा। अंतरिक्ष में आपको सूचना प्रौद्योगिकी दे रखी है,
और भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, ये आपके टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। इसरो, इसके जो आज तक के जो मिशन है इसरो के, वो सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। कहीं न कहीं ये टॉपिक आपका थोड़ा सा करंट से भी मैच कर रहा है। और इसके अलावा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आप देखिए उस समय आपके विज्ञान की 2 किताबें चलती थी, विज्ञान फर्स्ट और सेकंड। तो विज्ञान फर्स्ट के अंदर अधिकांश टॉपिक आपके केमिस्ट्री और आपके फिजिक्स के रहते थे। सेकंड के अंदर आपके बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी के कुछ मिक्स में रहते थे। तो यहाँ से देखिए आप आनुवंशिकी आपकी पूरी है। इसके अलावा आपके जैसे मेडल के नियम वगैरह वगैरह ये सारे, ठीक है। और इसके अलावा आपका एनवायरमेंट स्टडी है, इसमें आपका इकोलॉजी पूरा है, पारिस्थितिक तंत्र, जैविक अजैविक घटक वगैरह वगैरह, और ऊर्जा का जो प्रवाह है, भू रासायनिक चक्र है, ये आपके पुरानी किताबों में आपको एज इट इज मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको 10th के अंदर 2012 से पहले की किताबों के अंदर एज इट इज टॉपिक आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जंतुओं का आर्थिक महत्व है, रक्त समूह, रक्तहानि, सारे टॉपिक अच्छे से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर विज्ञान का मैटर आपको 10वीं की किताब ढूंढनी है पुराने पैटर्न वाली, उसमें आपको एज इट इज सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में हो सकता है थोड़ा सा उसको नया ऐड किया हो, थोड़ा सा 11th 12th का भी कुछ मिश्रण आपको नई एनसीईआरटी मिलेगा, लेकिन पुराने पैटर्न की किताब उस समय उसमें थोड़ा सा आपका पूरे टॉपिक इसमें से उठाए हुए हैं, सेम टू सेम आपके पूरे एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है। तो उन किताबों को आप ढूंढ के अच्छे से पढ़ सकते हो विज्ञान का मैटर। और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। गणित के अंदर थोड़ा सा देखो, यहाँ से भी पुरानी गणित से आपको वैदिक गणित आपको पता है बहुत पहले होता है। एनसीईआरटी के पहले आपके राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी, वहाँ पे आपकी वैदिक गणित चलती थी। तो वैदिक गणित के कुछ टॉपिक लिए इन्होंने, देखो वर्ग कैसे निकालना है, घनफल है आपका, वर्गमूल और घनमूल, 6 अंकों की संख्या, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी वैदिक गणित सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो अलजेब्रा में गुणनखंड है, बहुपद की गुणनखंड है, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। अब ये आपके लॉग, ठीक है, लॉग लघु गुणक को भी जोड़ा है। अब हो सकता है आपके ग्रेजुएशन लेवल में ऐसे टॉपिक नहीं होंगे, वहाँ पे इस टाइप की टॉपिक नहीं दिए हुए। आप वापस अच्छे से देखना दोनों सिलेबस को, तो वहाँ पे आपको इस तरह के सिलेबस में आपकी ये टॉपिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपकी पुरानी गणित की किताबों से सीधे सीधे उठाए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी से पहले आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों से उठाए हुए हैं। तो आपको लॉग भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अनुपात, समानुपात, ये तो आपकी बिल्कुल आप इसको अंकगणित में पढ़ते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये आपके गणित में भी उस समय 2 किताबें चलती थी, एक आपके गणित फर्स्ट और गणित सेकंड। सेकंड के अधिकांश जो पार्ट थे सिलेबस का, तो उसमें आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा थे। तो जैसे आप देख सकते हैं एक बिंदु पर बनने वाला कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां वगैरह, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, और इसके अलावा आपके निर्देशांक पद्धति, देखो ज्योमेट्री आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दी है, ठीक है। और 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये भी दे रखा है। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी की आंतरिक और बाह्य विभाजन भी दिया हुआ है। तो बहुत बढ़िया सिलेबस है पुरानी किताबों को, उसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेंसुरेशन की बात करूं तो यहाँ आपके क्षेत्रफल है, परिधि है, इसके अलावा घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ये सारा आप पढ़ते हो वैसे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। और कोण और उसकी माप है, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको बताता हूँ, वापस इसको ऐड किया गया है ट्रिग्नोमेट्री। अभी हाल ही के एग्जाम के अंदर आपकी जैसे सीईटी का बात करूं तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो यहाँ आपके ट्रिग्नोमेट्री ऐड किया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मतलब कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है स्टूडेंट को। अब ट्रिग्नोमेट्री आपके जो सारणी वाले प्रश्न है, इसके अलावा जो आपके सर्वसमीका है, 3 सर्वसमीका चलती है वो है, इसके अलावा आपके ऊंचाई और दूरी के कुछ प्रश्न बनते हैं। तो मेरे हिसाब से पुरानी किताबों में आप जाइए, वहाँ आपको सारे टॉपिक मिल जाएगी, कहीं आपको कोई किसी मार्केट से गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको 2012 से पहले मेरे हिसाब से, जब एनसीईआरटी से पहले की जो बोर्ड की किताबें चलती थी, अलग गणित फर्स्ट, गणित सेकंड, साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड, तो उस किताबों में एज इट इज़ ये सारे के सारे टॉपिक पढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा अपन आंकड़ों की बात करें, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मात में आपके माध्य विचलन है, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक वगैरह, ठीक है। तो ये सारे, इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता इसमें दे रखा है, और इसके अलावा आपके विश्लेषणात्मक योग्यता ये भी आपको दी हुई। तो कुल मिलाकर के आपका गणित का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, अधिकांश आपको गणित पढ़नी है। इसके अलावा 2-3 टॉपिक आपको मेंटल एबिलिटी के भी नजर आएंगे, ठीक है। तो गणित आपको कहीं नहीं जाना है, ये पुरानी किताबों को आप अच्छे से ढूंढिए, उनको अच्छे से पढ़िए, एक एक टॉपिक को निकालिए। ज़्यादा प्रश्नों की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इतना स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो आप अच्छे से सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। गणित विज्ञान तो आपको पढ़नी ही पढ़नी, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के अंदर तो कुछ ज़्यादा है नहीं, संधि विषय ये सेम टू सेम आपके जो सीईटी आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले में है वो का वो है। इंग्लिश में भी आपके कोई अलग से ऐसा कुछ है नहीं, और समसामयिक घटना वैसी आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये आपके सारा मैटर है। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है कह सकते हैं।
तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ आपकी चीज़ें ग्रेजुएशन और इसमें थोड़ा थोड़ा अलग है। गणित और विज्ञान मैं कह रहा हूँ पुराने पैटर्न की आप किताबों को ढूंढिए, अच्छे से पढ़िए, वहाँ आपको सारे टॉपिक अच्छे से मिल जाएगी। इसको आप अच्छा तैयार कर लीजिए। गणित आप विज्ञान आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हो, करंट पढ़ लेते हो, और राजस्थान वाला पार्ट आप अच्छे से कर लो तो आपके CET क्वालिफाई हो जाएगा इजीली। और आपको बता दूं बेनिफिट क्या है इसमें। अब इसमें आपके जो विज्ञान और गणित के जो टॉपिक है वो आगे, मान लीजिए जैसे LDC का पहले एग्जाम होता था तो उसमें आपके सिलेबस में 50 प्रश्न रहते थे एक पेपर में, एक में आपके हिंदी इंग्लिश रहता था। तो जो 50 प्रश्न रहते थे वो सिलेबस आपका यही का ये था, पहले की बात कर रहा हूँ। गणित में भी अधिकांश टॉपिक यहीं से मैच कर रहे थे। तो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो हो सकता है अगला जो स्टेप है इसके बाद में मान लो एग्जाम होता है, उसका जो सिलेबस है वो भी लगभग आपका यही रहेगा। विज्ञान गणित का मैं कह रहा हूँ आपका लगभग आप यही सिलेबस रहेगा। तो आप राजस्थान का पार्ट, विज्ञान गणित हिंदी, थोड़ी सी इंग्लिश कंप्यूटर, ये थोड़ा सा आप हल्का हल्का पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका CET अच्छे से निकल जाएगा। और CET निकलने के बाद में जो अगला जो स्टेप रहेगा तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आप यहाँ से अच्छे तैयार कर लोगे तो अगले स्टेप में आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब अभी तक तो इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भाई इसी एग्ज़ाम से आपका सिलेक्शन होगा या अगला एक और एग्ज़ाम होगा, तो अभी तक कुछ है नहीं इसमें लिखा हुआ पात्रता है। तो इस हिसाब से ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा और नेक्स्ट स्टेप में आपको कहीं ना कहीं आगे बैठना पड़ेगा, चाहे एग्ज़ाम के लिए हो चाहे आपके इंटरव्यू के लिए हो, कुछ भी हो, इसमें देर नहीं रखा स्पेशल। तो यहाँ पे आपकी केवल पात्रता रहेगी, इसको आपको क्लियर करना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, तो इजीली आप इन सिलेबस को अच्छे से मेरे हिसाब से मेहनत करते हो तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। फरवरी के अंदर एग्ज़ाम है, मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास 3-4 महीने हैं, तो अच्छे से आप तैयारी करोगे तो ईजिली हो जाएगा। जो आप जैसे CET ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा तो उसको थोड़ा सा गणित विज्ञान के टॉपिक देख लेना, बाकी लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो आपका पार्ट क्या है, सेम है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपके गणित और विज्ञान वाला जो अधिकांश पार्ट है उसको मैं कोशिश करूंगा, टाइम मिलेगा तो अपन इसको डिस्कस करेंगे पूरा, यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।